शकुंतला अपने बेटे विशाल की शादी गांव की लड़की से करवाती है और शकुंतला की बहू चमेली का आज गृह प्रवेश था। अरे शकुंतला, तुझे मैंने शहर की एक लड़की बताई थी, लेकिन तू है कि गांव की गवार उठा लाई। ना जाने इसे ढंग से खाना बनाना भी आता है या नहीं। धीरे बोल विमला, गांव के लोगों के कान पतले होते हैं। तेरी बात अगर मेरी बहू ने गलती से सुन ली ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कौन हमरे बारे में ये बात बोल रहा है जी? हमारी सासू जी ने तो कछु नहीं कहे और आप हमरे बारे में बोल रही थी ना कि हम गांव की गवार हैं। अरे ओ काकी, कहाँ से हम तुमका गांव की गवार दिखते हैं? हमरे बिहार के बारे में आप जानती हैं का? हर साल हमरे बिहार में सबसे ज्यादा IPS UPS पास करता है बच्चा लोग, और आप हमका गवार कह रही हैं। अरे हम भी इस साल दरोगा बनने वाले ही थे, साला किस्मत वा साथ नहीं दिया। इस विमला की तो आदत है मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने की। अब भुगत, करवा ली ना अपनी बेइज्जती। और आप सासू जी का खुसफुस बतिया रही हैं? खुलकर बोलिए जरा, हम भी सुने। का बुराई बतिया रही हैं आप हमरे बारे में? अरे कुछ नहीं बहू, चल तू इसे छोड़ और मेरे साथ चल, मैं तुझे तेरा कमरा दिखा देती हूँ। विमला शकुंतला की बहू की बात सुनकर हक्की बक्की रह जाती है, लेकिन फिर भी वो शकुंतला के पीछे उसकी बहू को घर तक छोड़ने जाती है। शकुंतला अपनी बहू को उसके कमरे तक छोड़ने के बाद हॉल में आती है। शकुंतला, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि गांव की लड़कियां बारूद होती हैं। इसका अभी ये हाल है, आगे न जाने तेरा क्या करने वाली है। और तू भी अपनी बहू की बातें सुनती रहती है। अरे चुप कर विमला, मैं तो खुद ही डरी हुई हूँ उसकी बात सुनकर। ना जाने यही क्यों पसंद आई मुझे अपने बेटे के लिए। शकुंतला अपनी बहू की बातों से परेशान थी, क्योंकि उसने आते ही जो विमला को झाड़ा था उसे देख तो शकुंतला डर चुकी थी। अब अगले ही दिन सुबह सुबह चमेली अपनी सास शकुंतला के पास जाती है। सासू जी, खाने में का बनेगा? आज हमारी पहली रसोई है ना, कुछ मीठा कहेंगी तो खीर बना देंगे और तीखा कहेंगी तो कुछ चटपटा बना देंगे। नहीं नहीं बहू, मैं तो तेरे बिहार की फेमस डिश, वो क्या कहते हैं, लिट्टी चोखा खाऊंगी। अरे सासू जी, ऊ बनाने में तो बहुत तेज समय लगता है, ऊ हम शाम को बनाते हैं। अच्छा, समय लगता है तो शाम को बना लियो बहू, अभी कुछ और बना ले। शकुंतला अपनी बहू को देखती है, वो झटपट घर का सारा काम कर रही होती है। खाना बनाने के बाद घर के झाड़ू पोछे में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। हालांकि जब चमेली काम कर रही होती है तभी शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बातें चल रही है तुम दोनों सास बहू के बीच? अरे कुछ नहीं, बस खाने को लेकर बहू से कह रही थी उसके बिहार का लिट्टी चोखा मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे कब बना रही है तेरी बहू ये डिश? जरा मुझे भी बता दियो, मैं तो तेरे बिना बुलाए ही खाने आ जाऊंगी। अरे शाम को बनाएगी बहू, और मैं तेरे लिए घर भिजवा दूंगी अपनी भोजपुरिया बहू के हाथों का बना हुआ लिट्टी चोखा। अरे अरे, काहे मरी जा रही हो? पड़ोसन काकी भिजवा देंगे आपके घर भी सासू जी के हाथों से हमरे हाथ का बना लिट्टी चोखा। अरे बहू, तू चिंता मत कर, मैं खुद ही शाम को आ जाऊंगी गर्मा गर्म लिट्टी चोखा खाने। चमेली घर का सारा काम करने के बाद शाम के लिट्टी चोखे की तैयारी कर रही होती है और शकुंतला हॉल में बैठी टीवी देख रही होती है। बहू, तेरे काम में कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे बता दियो, मैं यहीं हॉल में बैठी हूँ। वैसे भी तूने विमला को न्योता दिया है, वो आती ही होगी लिट्टी चोखा खाने। अरे तुम मुझे ही याद कर रही थी क्या? ले, मैं तो आ गई। अब तक तो बन भी गया होगा ना तेरा लिट्टी चोखा। अरे विमला, बहू बना ही रही होगी लिट्टी चोखा, तू आ मेरे पास बैठ, बन जाएगा तो हम सभी मिलकर खाएंगे। चमेली लिट्टी चोखा बनाने में लगी होती है और शकुंतला और विमला हॉल में बैठी टीवी देखने में। और कुछ देर बाद ही चमेली अपनी सास और घर के सभी को खाने को बुलाती है। टेबल पर लिट्टी चोखा लगा होता है और सभी साथ बैठकर खाते हैं। अरे शकुंतला, क्या लिट्टी चोखा बनाया तेरी बहू ने! आह, खा के तो मजा ही आ गया। बहू, बहुत ही टेस्टी लिट्टी चोखा बनाया है। आहा, खाकर मजा आ गया, आत्मा ही तृप्त हो गई। वैसे जब मैं तुझे देखने के लिए गई थी तो अपनी बहन के घर यही खाया था। वो दिन था जब मैंने पहली बार लिट्टी चोखा खाया था, और आज का दिन है जब दूसरी बार उससे भी ज्यादा स्वाद वाला लिट्टी चोखा खाया है, वो भी अपनी बहू के हाथों का। सासू जी, उक्का है ना, हमारी दादी सिखाई रही लिट्टी चोखा बनाना। उक्का है ना, हमारे गांव में तो ये सुबह का नाश्ता है। तभी तो कहूँ कि बिहारी लोग इतना काम कैसे कर लेते हैं।
सच में बहू, बहुत अच्छा और ताकत वाला खाना है ये तो। मजा ही आ गया खाकर तो। मैं तो पहली बार ही खा रही हूँ ये लिट्टी चोखा। चमेली के हाथों का लिट्टी चोखा सभी को बहुत पसंद आता है। हालांकि जब चमेली भी सप्ताह में एक दिन लिट्टी चोखा बना ही लिया करती थी। एक रोज विमला, शकुंतला और चमेली बाजार जाते हैं कपड़े लाने। तीनों रास्ते में बातें करते हुए जा रहे होते हैं। सासू जी, आपको बनारसी साड़ी दिला देगा। हमारी शादी में जो आप साड़ी पहनी थी उससे आप बवाल ही लग रही थी। अरे तभी तो पूरा मोहल्ला शकुंतला का दीवाना हुआ पड़ा था। वो पान वाला तो उसका इतना बड़ा दीवाना था कि शकुंतला पे से तो उसकी नजर ही नहीं हटती थी। अरे क्या बात करती हो पड़ोसन काकी। सासू जी, आप भी एकदम कमाल लगती हो जब आप सज धज कर जाती हो। वैसे अभी भी आप कम नहीं लग रही हो। हाँ वो तो है बहू। चल इसी दुकान से साड़ी पूछते हैं। देख कितनी अच्छी अच्छी साड़ियाँ हैं इसके पास। अब तीनों दुकान से कपड़े लेते हैं और कुछ समय बाद ही घर के लिए निकलते हैं। लेकिन शकुंतला को लगती है बहुत जोरों से भूख। बहू रुक, कुछ खा पी लेते हैं, वरना मुझसे और 2 कदम नहीं चला जाएगा। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कुछ अच्छा सा खाते हैं। लेकिन क्या खाए, कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। अरे वो देख बहू, लिट्टी चोखे की दुकान। चलना, चल खाकर आते हैं। अब तीनों उस दुकान पर पहुंचते हैं और चमेली लिट्टी वाले से कहती है, अरे ओ भैया, कैसन प्लेट दे रहे हो लिट्टी चोखा का? बस 50 रुपये का एक प्लेट है। 2 लिट्टी और चोखा हरी मिर्च के साथ खिलाएंगे। बताइए कितना प्लेट लगा दे? 3 प्लेट लगा दो बेटा, और हाँ, चोखा थोड़ा ज्यादा डालना। 50 रुपये प्लेट का हमका तुम बुड़बक समझे हो का? कहाँ से हो रे तुम? आरा, छपरा, पटना, दरभंगा, बलिया, अररिया या फिर मुजफ्फर, कहाँ से हो बताओ तो तनिक। मोतिहारी से ही है दीदी। मोतिहारी जानती है ना आप? बच्चा बच्चा बंदूक लेकर चलता है वहाँ का। बिहार के नीतीश कुमार का नाम तो सुने हो ना? वो हमरे मौसा है। अभी तुम ज्यादा 2-5 बताई ना तो अभी के अभी तुम्हारी लिट्टी चोखा के साथ तुमको यहाँ से उठवा ही देंगे। इतना सुनते ही वो लिट्टी चोखे वाला चमेली के आगे हाथ जोड़कर कहता है, अरे अरे दीदी, काहे इतना गुस्सा कर रही हैं? बैठिए ना। नीतीश बाबू तो अपने ही हैं। हम आप तीनों को फ्री में लिट्टी चोखा खिलाते हैं। अरे वो भी भर पेट। बैठिए बैठिए। शकुंतला, तेरी बहू तो दबंग निकली बिहार की। क्या छक्का उड़ाया है इसने इस लिट्टी चोखे वाले का, कि बेचारा हमें फ्री में दे रहा है। सच में आज तो मान गई अपनी भोजपुरिया बहू को। देखो, हमरे फोन में नीतीश जी का कॉल आ रहा है। अभी रुको, अभी हम तुम्हारे सामने फोन स्पीकर पर रखकर बताएंगे। अरे मौसा जी प्रणाम, कैसन हो आप? और हम का देखी न्यूज पर लालू आपके खिलाफ बोल रहा है। अच्छा है, राजनीति है, ई में तो ई सब चलता ही रहता है। चलिए, यहाँ तो सब बढ़िया है। अभी हम घर से बाहर हैं, करते हैं फोन आपका बाद में। अरे दीदी, हम तो आपको पहचानने में ही गलती कर दिए। हमें माफ कर दीजिए। अब जब तीनों खा पी कर घर आते हैं तो विमला चमेली से कहती है, बहू सच में क्या बिहार का नीतीश कुमार तेरा मौसा है? लेकिन ये बात तो शकुंतला को भी नहीं पता। अरे वो तो हम अपने दोस्त को नीतीश का आवाज निकाल कर फोन करने को कहे थे। वो भी फोन कर दिया, और नीतीश को तो हम आज तक देखे ही नहीं है। वो लिट्टू चोको वाला का है ना, कुछ ज्यादा ही बोल रहा था, तभी हम उसको बस थोड़ा डरा दिए थे। चमेली थी बिहार की, लेकिन चुलबुली बहुत थी और वो घर के कामकाज के साथ खाना पीना बनाना भी काफी अच्छे से जानती थी। प्रमोद अपने बेटे सूरज और अपनी बीवी ममता से बोलता है, हमें घर मिल गया है। वहाँ के लोग भी मुझे ठीक ही लगे और घर भी ठीक ही है और किराया भी कम ही था, इसलिए मुझे ठीक लगा तो मैंने हाँ कर दिया। हम वहाँ आज ही शिफ्ट हो सकते हैं। चलो, एक काम तो अच्छा हुआ कि हमें घर मिल गया, वरना 2 दिन से हम यहाँ सड़क पे रह रहे थे। मुझे माफ करना, मुझे पहले ही शहर आकर देख लेना चाहिए था। अगर मैं पहले ही ये सब पता कर लेता तो तुम दोनों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती। मुझे माफ कर देना। पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो हमारा ही भला सोचकर शहर आने का सोचा, और वैसे भी सबसे बड़ी परेशानी तो घर की थी, वो तो मिल ही गया ना। अब तो सब ठीक हो ही जाएगा। हाँ सूरज ठीक कह रहा है। अच्छा जरा ये बताओ, घर कैसा है? मतलब ठीक तो है ना? हाँ, घर तो ठीक ही है। हर जगह इतना किराया था, इसलिए मैंने बस एक कमरा ही लिया है। और वैसे भी हमारा घर तो बन ही रहा है ना। जैसे ही घर पूरा बन जाएगा हम वहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना? क्या बस एक कमरा? तो मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? खाना बनाने के लिए तो रसोई होनी चाहिए ना। ममता, जरा बात को समझो। गांव से हमें अचानक बस इसीलिए आना पड़ा क्योंकि हमारा घर बन रहा था, और वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन रहा था। वरना तो हम घर बनने के बाद ही आते हैं, है ना?
हाँ माँ, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें कौन सा वहाँ हमेशा के लिए रहना है, थोड़े दिन एडजस्ट कर लेंगे। घर बनाना जरूरी है ना, बस वो बन जाए फिर परेशानी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं खाना कहाँ बनाऊंगी? उन्होंने घर दिया है किराए पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो हमें किराए पर रसोई भी देंगे। आप भी ना बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर लेते हो। ये घर हमारे घर के सबसे ज्यादा पास है, इसलिए मुझे ठीक लगा। और वैसे भी जिनसे मैंने कमरा किराए पर लिया है वो भी वही रहते हैं। नीचे उनका घर है, ऊपर वाला कमरा हमारा है। वहाँ कोई रसोई थी ही नहीं, इसलिए मैं क्या करता, बिना रसोई के ही मैंने कमरा ले लिया। माँ मेरी बात तो सुनो, कमरा तो है हमारे पास, तो आप कमरे में ही खाना बना लेना। दोनों बाप बेटे एक से बढ़कर एक हैं। जब कमरे में खाना बनेगा तो दोनों भागोगे कमरे से। ममता की बात तो सुन लेते हैं दोनों, लेकिन उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं और वहाँ पर रहने चले जाते हैं। 2 दिन तो ममता कमरे में ही खाना बनाती है, लेकिन जब सूरज और प्रमोद को कमरे में खाना बनाने से परेशानी होती है तो वो भी ममता की बात को समझते हैं। सबकी परेशानी देखकर ममता घर की मकान मालकिन सुनीता के पास जाती है और उनसे बोलती है, बहन जी आपसे एक मदद चाहिए थी। बोलो, अब क्या मदद चाहिए? देखिए उस एक कमरे में रहना और खाना बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप हमें अपनी रसोई भी किराए पर दे देती तो बहुत अच्छा हो जाता। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? मुझे तो पहले ही पता था ये सब होना ही है, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे पति को कि ना ले ये कमरा, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब भुगतो। और हाँ, मैं अपनी रसोई किराए पर नहीं दूंगी। बहन जी हमें किसी भी चीज में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रसोई नहीं है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। आप हमें अपनी रसोई किराए पर दे देंगी तो हमारी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतना बोल रही हो तो किराए पर दे देती हूँ रसोई, लेकिन रसोई में गंदगी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गंदगी दिखाई देती है तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सुनीता ममता की बात को मान लेती है और अपनी रसोई ममता को किराए पर दे देती है। अगले दिन सुबह सुबह ममता रसोई का सारा सामान लेकर सुनीता की रसोई में जाती है। वहाँ सुनीता भी खाना बना रही होती है। सारा सामान देखकर सुनीता बोलती है, अरे अरे, ये क्या है? सारा सामान क्यों ले आई तुम? ये रसोई तुम्हें मैंने किराए पर दी है। हाँ बहन जी किराए की रसोई है, तभी तो मैं यहाँ सामान भी ले आई। अब रसोई का सामान रसोई में ही होना चाहिए ना, इसलिए ही तो लेकर आई हूँ मैं। किराए की रसोई है ये, आपके पिताजी की नहीं, जो सारा सामान लेकर आ गई हो। जिसकी जरूरत है वो सामान लाओ और खाना बनाकर जाओ। खुद की रसोई नहीं है जो जब मन चाहा आ गई, ठीक है ना? लेकिन कल ही तो आपसे बात हुई थी और किराए की रसोई के लिए आप मान भी गई थी, तो आज आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? यहाँ सारा सामान मैं आपसे पूछ कर ही तो लाई हूँ ना। नहीं, मैंने बस किराए की रसोई के लिए हाँ बोला था, ये नहीं कि तुम यहाँ किराए की रसोई के नाम पर अपना घर ही बसा रही हो। जाओ यहाँ से, पहले मैं खाना बना लूंगी, फिर तुम खाना बना लेना। और हाँ, खाना बनाने के बाद पूरी रसोई को भी अच्छे से साफ करना है तुम्हें, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन आप थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, क्योंकि सूरज को थोड़ा काम है बाहर, इसलिए उसे जाना है। और अब उसे ऐसे भूखे पेट तो भेज नहीं सकती ना, इसलिए। तुम्हारे बोलने से नहीं होगा यहाँ। जब मेरा खाना बन जाएगा तो बता दूंगी मैं, तभी आना। ये तुम्हारी किराए की रसोई है तो तुम इस पर ज्यादा हक मत जताओ। सुनीता की बात ममता को तो बुरी लगती है, लेकिन मजबूरी में ममता को सुनीता की बात से सहमत होना ही पड़ रहा था और वो सुनीता की बात मान लेती है। जब सुनीता रसोई से बाहर जाती है उसके बाद ही वहाँ जाकर ममता खाना बनाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है और किराए की रसोई में खाना बनाना ममता के लिए दिन प्रतिदिन और भी मुश्किल होता जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में ममता खाना बनाने के बाद रसोई को बिना साफ किए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में जब वहाँ सुनीता आती है और ऐसे बिखरी हुई रसोई देखती है तो ममता के पास जाती है और बोलती है, ममता तेरी रसोई किराए की थी, लेकिन तुझे पता है ना मैंने तुझे रसोई किराए पर क्यों दी थी? हाँ पता है, आपने मेरे बोलने पर ही मुझे किराए पर रसोई दी थी, लेकिन आप ऐसे अचानक से क्यों पूछ रही हो? क्या हो गया ऐसा भी? हुआ ये है कि तू रसोई को गंदा ही छोड़कर आ गई है। तुझे मैंने बोला था ना किराए की ही भले, लेकिन रसोई तो तेरी ही है, साफ करना तेरा फर्ज बनता है ना, तो
तो साफ क्यों नहीं किया तूने? अगर आप ये बात मुझे बोल रही हो तो ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि किराए की रसोई ही सही, लेकिन मेरी भी रसोई है ना, तो मैं इसे अभी साफ करूं या थोड़ी देर बाद साफ करूं, इसमें मेरी भी तो मर्जी होगी ना। अच्छा, अब तू मुझे तेवर भी दिखा रही है। ये तेवर तब कहाँ गए थे जब तू मुझे रसोई किराए पर लेने आई थी? तब तो बड़ी मिन्नत कर रही थी कि रसोई किराए पर दे दो, और जब मिल गई तो ठाट भी चाहिए। देखिए, अब ना आपका ज्यादा हो रहा है। मैं रोज ही रसोई को साफ कर देती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ काम था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो आप मुझे इतना क्यों सुना रही हो? आप खुद ही क्यों नहीं कर देती? आपकी भी तो रसोई है ना, तो खुद ही कर लो साफ, अपना टाइम भी बच जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि तुझे किराए पर रसोई देकर मैंने भी कोई बड़ी गलती कर दी। तभी तो देखो, किराए की रसोई मिलते ही तेवर भी बदल गए तेरे तो। तेवर मेरे नहीं, आपके बदले हैं। किराए की रसोई थी मेरी, लेकिन आप तो ऐसे बर्ताव कर रही थी मेरे साथ जैसे मैं रसोई को साफ करने वाली हूँ, जबकि हम आपको किराए के पैसे भी दे देते हैं। दोनों में काफी देर तक बहस होने लगती है और धीरे धीरे बात भी आगे बढ़ने लगती है। बात लड़ाई में बदल ही रही होती है कि तभी वहाँ प्रमोद और सूरज आ जाते हैं। दोनों को ऐसे बहस करता देख प्रमोद बोलता है, आप दोनों ऐसे बहस क्यों कर रहे हो? देखिए ना, हमारी ही किराए की रसोई थी और हमें ही सुना रही है। हमने किराए पर ली है तो हम पैसे भी तो देते हैं ना, लेकिन ये तो हमारे संग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमें खरीद ही लिया हो इन्होंने। अच्छा, अब रसोई किराए की है तो सुनना भी पड़ेगा ना। पहले तुम्हारे पति ने आकर कमरे की बात बोली थी और फिर तुम आकर मेरी रसोई को किराए पर लेने की बात बोल रही हो, तो मैं कुछ बोलूं भी ना? ठीक है आंटी, किराए की रसोई थी ना, तो अब हमने अपनी रसोई और घर दोनों ही ले लिया है, तो अब हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। चलो, इतनी सारी परेशानी में एक चीज तो अच्छी ही हुई है, अब हम अपने घर जा रहे हैं। ममता अपने परिवार के साथ अपने घर में रहने के लिए चली जाती है और इतने दिनों तक किराए की रसोई में खाना बनाना ममता को बहुत भारी पड़ता है। किसी गांव में रानी नाम की एक लड़की अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहा करती थी। उसकी फैमिली में उसके पापा शंकर, मम्मी कुसुम और छोटी बहन रोशनी थी। वैसे तो रानी थी 18-19 साल की, पर उसका दिमाग बिल्कुल एक 5 साल के बच्चे जैसा था और उसे खजूर खाने का बहुत शौक था। वो गांव में जिस किसी के पास भी खजूर देखती तो या तो उससे मांग कर खा लेती या फिर छीन कर भाग जाया करती और खूब मजे से खाती। ऐसे ही एक दिन रानी के पापा घर में कुछ खजूर लेकर आते हैं और रानी की माँ कुसुम को देते हुए कहते हैं, ये लो रानी की माँ खजूर, रानी से छिपा कर रख देना, वरना सारे के सारे एक बार में ही खा जाएगी वो, और पता भी नहीं चलेगा कि सारे खजूर आखिर गए तो गए कहाँ। ठीक है जी, आप सही वक्त पर घर आए हैं और अभी रानी बाहर है। अगर घर में होती तो उसे पता चल जाता आप खजूर लाए हैं और वो सारे खजूर खा जाती। मैं इन्हें छुपा कर रख देती हूँ रानी से। ये कहकर कुसुम सारे खजूर अलमारी में छुपा देती है और ऐसे ही छुपाती है कि रानी को पता न चले। और शाम को रानी बाजार से जब घर वापस आती है तो रानी की नाक इतनी तेज थी कि वो घर में घुसते ही खजूर की खुशबू को सूंघ लेती है और वो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से अपनी माँ कुसुम को आवाज लगाती है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ माँ। क्या हुआ? क्यों इतनी तेज तेज चिल्ला रही है? मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या चिल्ला चिल्ला कर? ओ मेरी प्यारी माँ, जल्दी से बता दो वो कहाँ है। क्या कहा है? क्या बता दूं मैं तुझे? देखो, अब ज्यादा बनो मत, मुझे सब पता है। आज घर में वो आए हैं। कौन आया है घर में? किसकी बात कर रही है तू? अरे माँ, वही मेरे दिल का चैन, मेरी रातों की नींद, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ और उसके बिना रह नहीं सकती। क्या तुझे शर्म नहीं आती? ये सब बातें अपनी माँ के सामने कर रही है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है क्या, जिसके बारे में तूने अभी तक मुझे बताया नहीं? बता, कौन है वो? जल्दी बता। अरे माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बॉयफ्रेंड की नहीं, खजूर की बात कर रही हूँ। वही तो है जिसे खाए बिना दिन और रात में रह नहीं सकती। हे भगवान, देखो तो इस लड़की को। भला खजूर के पीछे कौन इतना पागल होता है? और कोई क्यों होगा, मैं हूँ ना पागल होने के लिए खजूर के पीछे। ना जाने तेरे होने पर मैंने ऐसा क्या खा लिया जो तू पागल है खजूर के लिए। पक्का खजूर ही खाए होंगे माँ। चलो अब बातें मत घुमाओ और जल्दी से बताओ खजूर कहाँ है।
मुझे बड़ा मन कर रहा है खजूर खाने का। किसने कहा तुझे कि इस घर में खजूर है? माँ, मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे खुशबू से ही मालूम हो जाता है कि कहाँ है खजूर। अरे इसे कैसे पता चल गया कि घर में खजूर है? अब क्या करूँ मैं? अगर इसे मालूम हो गया खजूर कहाँ रखे हैं तो ये सारे चट कर जाएगी। नहीं बताओगी ना आप? रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। अरे अरे, कहाँ जा रही है? जब मैं कह रही हूँ कि घर में खजूर नहीं है तो तू मेरी बात मान क्यों नहीं रही? आप रुको, मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। इतना कहकर रानी पूरे घर में खजूर ढूंढने लगती है। वो कभी रसोई में रखे बर्तनों में ढूंढती तो कभी कमरे में जाकर अलमारियों में। आखिर में काफी ढूंढने पर उसे अपनी माँ पापा के कमरे की अलमारी में से खजूर मिलते हैं और वो उन खजूरों को अपनी लालच भरी निगाहों से देखते हुए कहती है, कितना इंतजार करवाया है तुमने मुझसे। मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें खाने के लिए मेरे मुंह से पानी टपक रहा था। तुम कितने मीठे और रसीले हो। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। तभी वहाँ पर कुसुम दौड़ती हुई आती है और जैसे ही रानी खजूर मुंह में डाल ही रही थी कि कुसुम उसके हाथ का निवाला छीन लेती है और ये देखकर रानी कहती है, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? मुझे मेरे खजूर दे दो जल्दी से, मुझे भूख लगी है बहुत। इन खजूरों को देखकर मेरे मुंह से बहुत पानी आ रहा है। नहीं, ये तेरे पापा अपने लिए लाए हैं, मैं तुझे इनमें से एक भी नहीं दूंगी। माँ, ऐसा मत कहो, आखिर मैं तुम्हारी बेटी हूँ। और तेरे पापा मेरे पति हैं। बस यही था तुम्हारा प्यार माँ, यही थी तुम्हारी ममता। एक खजूर के पीछे तुम अपनी फूल सी बच्ची से झगड़ा कर रही हो। रानी के ये झूठे ड्रामे देखकर कुसुम उससे कहती है, बस बस, सब जानती हूँ मैं, तेरे ये फिल्मी ड्रामे, समझी? इनमें से तुझे सिर्फ 2 खजूर दूंगी, उनमें से एक भी ज्यादा नहीं। मंजूर है? चलो ठीक है, 2 ही सही, पर 2 तो। अब कुसुम रानी को 2 खजूर निकाल कर दे देती है और बाकी के खजूर फिर से छुपा कर रख देती है। 2 खजूर मिलने के बाद भी रानी का मन नहीं भरता और वो फिर से खजूर मांगने अपनी माँ के पास जाती है तो कुसुम उसे खजूर देने से मना कर देती है। अब रात हो जाने के बाद सब सोते हैं पर रानी को अब भी खजूर खाने का मन करता है, इसीलिए उसे नींद ही नहीं आती और अब वो ये सोचती है कि आखिर कैसे अपनी माँ के कमरे से खजूर निकाले जाएं। रानी और उसकी बहन रोशनी दोनों एक ही कमरे में सोती थी, इसलिए रानी को जागता हुआ देखकर रोशनी कहती है, अरे दीदी, आप अभी तक क्यों जाग रही हो? सोना नहीं है क्या आपको? कुछ नहीं, बस नींद आ रही है मुझे, तू सो जा। ठीक है दीदी। अब रोशनी के सोने के बाद रानी दबे पांव अपनी माँ कुसुम के कमरे में जाती है जहाँ उसके माँ पापा दोनों सो रहे थे और रानी धीरे से अपनी माँ की अलमारी से सारे खजूर निकाल कर अपने कमरे में ले आती है और सारे के सारे खजूर खा जाती है और किसी को रानी पर शक न हो इसीलिए वो उस घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देती है जिससे कि सबको लगे कि घर में चोर आया था और कुछ ना मिलने पर वो खजूर चुरा कर ले गया। ये सब करके रानी आराम से बेफिक्र होकर कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह के समय जब कुसुम उठती है तो वो देखती है कि घर का सब सामान फैला है और वो जोर जोर से कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में सब सामान यहाँ वहाँ फैला है, घर में चोरी हो गई क्या? अजी सुनते हो रानी के पापा, जरा बाहर आओ सब। कुसुम की आवाज सुनकर घर के सभी लोग अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि घर का सारा सामान फैला है। ये देखकर रानी के पापा यानी शंकर कहते हैं, अरे ये सब क्या है? ये किसने किया? वही तो मैं भी सोच रही हूँ, ये सब किसने कर दिया? अजी देख लो, कहीं घर में कोई सामान चोरी तो नहीं हो गया? पैसे वैसे चोरी तो नहीं हुए ना? ये सब देखकर कुसुम घर के सब सामान को चेक करने लगती है कि कहीं कुछ चोरी तो नहीं हुआ। कुसुम सब सामान अच्छे से देखती है लेकिन हैरान हो जाती है क्योंकि घर का सारा सामान सही सलामत था। जिसके बाद कुसुम कहती है, अरे ये तो बड़ी हैरानी की बात है, घर में चोरी भी नहीं हुई पर सामान ऐसे बिखरा पड़ा है जैसे किसी ने चोरी की हो। माँ, शायद चोरों को भी ये मालूम हो गया होगा कि हम बहुत गरीब और कंजूस हैं। उन्हें ले जाने के लायक कुछ मिला ही नहीं होगा, इसीलिए बेचारे खाली हाथी चले गए। तू चुप कर। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। मैं जा रही हूँ। आपने फालतू में ही सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। अगर चोर पैसे या सामान नहीं लेकर गया तो आखिर क्या लेकर गया? कुसुम ये कहकर अपनी अलमारी में खजूर ढूंढने लगती है और जब वो देखती है तो अलमारी में खजूर नहीं थे और ये देखकर कुसुम को रानी पर शक होता है, कहीं ये सब रानी ने तो नहीं किया।
कुसुम को रानी पर शक तो होता है, लेकिन उस समय वो रानी से कुछ नहीं पूछती और चुपचाप घर का सारा सामान समेटने लगती है। कुछ देर बाद रानी के पेट में बहुत दर्द होता है, जिसके बाद रानी को कुसुम डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर रानी को पेट दर्द की दवाई दे देती है और उसके बाद भी रानी का पेट दर्द ठीक नहीं होता, जिसके बाद डॉक्टर रानी का चेकअप करने को कहती है और रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर रानी और उसकी माँ को बताती है। रानी की मम्मी, लगता है आपकी बेटी ने कुछ ज्यादा ही खजूर खाए हैं, जिसकी वजह से इसे पेट दर्द, गैस, पेट फूलने और डायरिया की समस्या हो गई है। ये तभी होता है जब कोई व्यक्ति लिमिट से ज्यादा खजूर का सेवन कर लेता है। मुझे पता था कि वो सारे खजूर इसी ने खाए हैं, तभी आज इसकी ये हालत हो गई है। हाँ माँ, आपने सही कहा था, वो सारे खजूर मैंने ही खाए थे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं मालूम था इतने खजूर खाने से ये सब बीमारियाँ हो जाती हैं। आज के बाद मैं कभी खजूर नहीं खाऊंगी माँ। नहीं नहीं बेटा, अब तो तू रोज खजूर खाना, मैं खुद खिलाऊंगी तुझे अपने हाथों से। नहीं नहीं माँ, आज से कान पकड़ लिए मैंने, आज के बाद कभी नहीं खाऊंगी खजूर। रानी की बात सुनकर डॉक्टर और कुसुम हंसने लगते हैं और रानी भी उस दिन के बाद से खजूर नहीं खाती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।